हेलो 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 स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। जो नीट 2025 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब लास्ट 30 डेज में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसी प्रिपरेशन करना चाहिए, किन पॉइंट्स को लेकर कवर करना चाहिए, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। ये बात तो कंफर्म है कि अब टाइम हमारे पास कम बचा है और अलग अलग यूट्यूब पर अलग अलग तरह के जो टीचर्स हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मैं भी अपनी राय दे रहा हूं और आप पे डिपेंड करता है कि आप किस राय को अपनाते हैं, किसको नहीं अपनाते हैं, क्योंकि YouTube ओपन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब 20 बंदे इसको देखें, इस वीडियो को, या 2000 देखें, ये मेरा मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देखो बहुत सारे देखें, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? पहला इसका मतलब यह है कि मैंने, ठीक है, कई सालों से कोटा में पढ़ाया है और कोटा की फैकल्टी में रहा हूं, इसलिए भी ये जरूरी है। अब लास्ट 30 डे की प्लानिंग कौन करेगा? या तो जिसने नेट को 2-4 बार दे लिया हो, वो उसको एक बेहतर समझाएगा, या कोई स्टूडेंट हो। लेकिन स्टूडेंट की समस्या क्या होती है? वो स्टूडेंट जो आपको बतलाएगा वो उसका एक्सपीरियंस, वो उसने मार्क्स कैसे गेन किए। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ओनली शॉर्ट पीरियड का है। हम लोग इतने साल से पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है वो स्टूडेंट से मैच कर ही नहीं सकता। दूसरी खास बात, हमने खुद ने भी एग्जाम दिए हैं। मैंने जितनी भी पीएससी हैं, एमपीपीएससी, केवीएस, राजस्थान पीएससी, ठीक है, एपी, इन सब में पीजीटी बायोलॉजी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं रूम में रहा हूं और उससे रिलेटेड जॉब भी किया। अब काम ये है कि भाई, जब हमने खुद के कंपटीशन क्रैक किए हैं, हमने इतने साल बच्चों को पढ़ाया है, तो जब हम कोई मैटर या कोई वीडियो को देते हैं तो उसका कोई मतलब होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, मेरे पास कोई राग लपेट नहीं है, कोई मैं ज्यादा डेकोरेटिव काम कर सकूं। मैं तो अपना सीधा काम है कि मेरे बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, उन बच्चों को मैं एक अच्छा सा मैटर और एक अच्छी सी सोच और अच्छी सी तैयारी के लिए उनको अच्छा सा सजेशन दे सकता हूँ। तो जो बच्चे अभी लास्ट 30 डेज में ये प्लानिंग कर रहे हैं इस पूरे अप्रैल में, ताकि उनका 4 मई का जो एग्जाम है वो शानदार जाए, तो उन सब बच्चों के लिए ये लेक्चर है, जरूर देखें। आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। और मैं जो बोल रहा हूँ तैयारी वैसे ही कीजिएगा। श्योर है कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे और 700 प्लस पर आप पहुंच सकेंगे। क्लियर? जैसा कि हमने थंबनेल में शो किया है। चलिए अब हम लोग जल्दी से टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा, तो हम सब लोग जानते हैं ये पहली स्लाइड कोई भी स्पेशल नहीं है, इसको जल्दी से क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। हर बच्चे को मालूम है कि उसको 30 डेज का प्लान बनाना है। 30 डेज बचे हैं, तो उसको बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, जो 45, बॉटनी और जूलॉजी के 45 है, और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन। मैं स्पेशली बता देता हूँ, फिजिक्स को मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसको मैं बता नहीं सकता। केमिस्ट्री और बायो दोनों मैंने पढ़ाई है। एमएससी मैंने केमिस्ट्री में भी कर रखी है, बायो में भी कर रखी है। ठीक है, 25 प्लस ईयर मैंने बायो पढ़ाई है, 12 ईयर प्लस मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, तो दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं उसको रिलेटेड आपसे बात कर सकता हूँ, और अभी पढ़ा ही रहा हूँ, काम तमाम नहीं हुआ है। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस जो हैं, उसमें हमको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल माइंडसेट रखना है। क्यों रखना है ये भी सुन लीजिए। इनऑर्गेनिक में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसपीडीएफ, एस तो हमारे कोर्स में रहा नहीं, पीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनका प्रोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर, ये हमको याद रहना चाहिए। ऑर्गेनिक भी चलो ठीक है, आईयूपीएसी, ऑक्सीजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, है ना, ये एल्कोहलिक कंपाउंड, ये हमें याद रह जाएंगे और इस तरह से हम इनको याद भी कर लेंगे। फिजिकल में स्पेशली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूरी है आपकी। जो 45 क्वेश्चन आएंगे, उन फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो पूरा मैथमेटिकल माइंड से ही सोल्व होंगे। ठीक है, आपका चाहे सीबीएसई 12 बोर्ड का कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो, अब लेकिन इसका पार्ट होगा, इसको आगे और भी हम कंसिडर करेंगे जब इस पर आएंगे। लेकिन स्पेशली ध्यान रखना कि इसकी तैयारी में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। तो एक सिंपल स्लाइड थी, और 45 फिजिक्स के क्वेश्चन है, मैं उसमें कोई भी राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन 45 क्वेश्चन के लिए फिजिक्स में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक ही फंडा फिजिक्स में काम आता है कि जिसका मैथमेटिकल माइंड है वो बायो वालों का होता है। ये कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि नहीं होता, है ना। तो जिन बायो वाले बच्चों का मैथमेटिकल माइंड है वो आराम से फिजिक्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और फिजिक्स सबसे शानदार सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी याद होता है। जब हम आपके लेवल पर थे, सबसे आसानी से हमें फिजिक्स याद होता था। ठीक है, चलिए तो इतना ही कह पाऊंगा मैं। अब फिजिक्स हमारे टच में नहीं रहती है, काफी लंबा टाइम हो गया, तो इससे ज्यादा जानते भी नहीं हो, बोल भी सकते।
बस केमिस्ट्री में जहां जहां काम आती है फिजिकल केमिस्ट्री, उसको हम जानते हैं। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं स्टेप सेकंड। जब आपने ये सब डिसाइड कर लिया, आपके माइंड सेट में है, और ये तो आप बच्चा जब तैयारी करता है नीट की प्रिपरेशन तभी उसको मालूम होता है। अब है मेन सिलाई। आपके जितने भी टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, आपको सबसे पहली स्टेप ये देखना है कि उन सारे चैप्टर्स को आप लिखना है 3 कैटेगरी में, बायो के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। मैं बॉटनी जूलॉजी अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, कि वेल नोन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए वेल नोन है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझको लगता है कि यार जो है ना केमिस्ट्री है उसमें मुझको, बायो में मुझको क्या होता है कि फिजियोलॉजी अच्छी आती है, ठीक है, तो ये मेरा वेल नोन है, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो। थोड़ा सा मुझको ऐसा लगता है कि यार थोड़ी ज्यादा कम है, लेकिन इससे उसमें थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी, तो वो क्या है, टैक्सोनॉमी है, प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी है, जिस पर मुझे बिल्कुल थोड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत ही आ रही है, वो जेनेटिक्स है, सपोज कीजिए, और बायोटेक्नोलॉजी है। एक बच्चे ने इस तरह से अपना प्लानिंग किया, जरूरी नहीं है कि सबका ऐसा ही प्लानिंग हो, लेकिन उसने इस तरह से बायो के सभी चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स भी ले सकते हैं आप, चैप्टर भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आपने डिवाइड कर लिया। आप पे अपने पर्सनली डिपेंड कर सकता है, वेरी करता है बच्चा टू बच्चा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यही आपने सेम केमिस्ट्री में कर लिया और सेम फिजिक्स में कर लिया। अब आपके पास माइंड सेट है, आपके पास माइंड सेट है, आपको कौन से टॉपिक वेल नोन है, कौन से सिंपल नोन है जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और मांगता है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मोर प्रैक्टिस नीड करते हैं। दिमाग में एक बात निकाल दीजिएगा, हार्ड, ये बहुत खराब वर्ड है, ये दिमाग में साइकोलॉजिकली एक स्ट्रोक करता है, जिससे टॉपिक के टच दूर हो जाता है, हम टॉपिक से दूर हो जाते हैं। ये बच्चों बच्चों में उस तरह का होता है ना, बचपन में डराते थे हाबू आ गया, भूत आ गया, तो बच्चे उस कोने में मान लेते थे कि वहां हाबू या भूत होगा, तो उससे डरते थे। तो ये हाबू या भूत आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, मैंने इसे लिखा है मोर प्रैक्टिस नीड। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर लिया, और ये काम आप आज की इस वीडियो को देखते ही चालू कर देंगे, स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी आपके पास अब 3 टॉपिक आ गए। अब हम लोगों की क्या गंदी आदत है, जो हमको लगता है मोर प्रैक्टिस नीडेड, हम उसको ज्यादा पढ़ते हैं, यानी हम जिसको अब जानते हैं उस पर कम ध्यान देते हैं, और जिसको नहीं जानते उसको ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जिसमें जानते हैं वो भी हमारा रह जाता है। तो मेरी एक को आपको बिल्कुल खास राय है, बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना, अब जो वेल नोन है उन टॉपिक का 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, और इतना अच्छा कर लीजिए कि हाँ, अब 4 मई का इंतजार है, आ जाए तो हम फोड़ देंगे। अब आ जाइए नोन पर। नोन आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर भी आपको बस प्रैक्टिस थोड़ी सी और चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी तो हर बच्चे की कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये 2 कैटेगरी आपकी कंप्लीट है तो आप 650 तक तो पहुंच गए आराम से। अब आपके जो मार्क्स का गैप है, जो लड़ाई 720 तक की है, यानी आपके जो टॉपिक अब आपको परेशान कर रहे हैं वो ओनली 70 मार्क्स के हैं। हो सकता है किसी के 80 के हो, वो किसी के 90 हो, 100 हो, वेरी कर सकता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। मैं एवरेज ले रहा हूं कि 70 का लड़ाई है, जो आपने मेन टॉपिक रख रखे पीसीबी के, कि यार ये टॉपिक मुझे ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन 2 का रिवीजन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, इन 2 का रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें रट्टा मारना होता है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम कोटा में बड़े प्रचलित वर्ड यूज करते हैं, वेल नोन वर्ड, आरएमआर, रट्टा मारो रट्टा। हो सकता है कुछ टॉपिक्स को आपने आरएमआर वालों को इस मोर प्रैक्टिस में डाल दिया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप डाल सकते हो, उसको ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन ये जरूर है कि आपने इस तरह से कैटेगराइजेशन कर लिया हो, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक सेट तो आपका ये शीट तैयार है, और ये शीट आप जिस रूम में रहते हैं, जो कमरा है, वहीं इसको चिपका के रखिए, ताकि आपकी नजरों के सामने रहे कि यार इसमें आप स्मार्ट हैं। कोई सा भी किसी तो कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर नहीं होना चाहिए। ये नॉन और ये वेल नॉन, इनको तो मैं कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस क्यों कर लूंगा कि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, और नहीं कर रखी तो अभी 30 डेज में कर सकता हूं। बिल्कुल, तो आप नो सीखे तो है नहीं कि अब जाकर बैठे कि भाई आज बैठकर मैं अब मुहूर्त निकाल के अब 30 डेज के लिए अब पढ़ाई करूंगा। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हैं आप, वो वेल नोन है, 2 साल तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कोई 1 साल से कर रहा है, किसी ने 11th 12th पढ़ी है, वो भी तैयारी थी बच्चों, वही तो आने वाला है। चलो, ये तो काम हो गया अपना 2 कैटेगरीज में। अब थर्ड कैटेगरीज में आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये 70 मार्क्स से आपको डिसाइड करेंगे कौन सा आपको एमबीबीएस के दौरान कॉलेज मिलेगा। ये 70 मार्क्स आपको आगे पीछे कर देंगे। मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस वाला, मैं तो 70 मार्क्स का खेल खेल रहा हूं आपसे।
कि इन मार्क्स में अब आप लोगों को ये मोर प्रैक्टिस नीड जो होते हैं ना, ये बच्चे कई बार नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे इसी पे ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो उनके लिए नॉन और वेल नॉन छूट जाते हैं, इतना ध्यान भी नहीं पता। मुझे आज ही मालूम है, एक कंपटीशन में ऐसा था कि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ रही थी, और वो बीएससी लेवल तक की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, और मैंने सारा ध्यान फिजिक्स पे लगाया, क्योंकि फिजिक्स हम लोगों के लिए इतना उस एज में, उस एज ग्रुप में इतनी ज्यादा ध्यान कंसिडरेशन वाली नहीं थी। केमिस्ट्री बायो पर कम ध्यान दिया, तो उसमें जो मार्क्स चाहिए थे वो नहीं आए, और हम लोग उसमें सेलेक्ट नहीं हुए। मैं फेल नहीं होता, मैं सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन अगली बार जब मैं उसको दिया, तो मैंने वेल नोन और नोन पर अपना ध्यान ध्यान रखा, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब आप लोगों से, क्योंकि देखो, आप जिस लेवल का नीट का एग्जाम दे रहे हो वो 12th लेवल का है, हमने दिया था बीएससी लेवल का एग्जाम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट बीएससी तक ही, तो और टफेस्ट एग्जाम हो जाता है। उसके साथ जीके वगैरह, इंडियन जीके, वो तो और भी इस पर डेप्थ बन जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, नॉन और वेल को पहले पकड़ लें, इतना अच्छा कर लें कि अब उसके बाद इस 70 मार्क्स का खेल है। अब आप लोगों को ध्यान देना कि इन 70 मार्क्स के फ्रेमवर्क में आप कितना फिट होते हो, यही आपको वेरी करेगा टॉपिक, और ये आपको निकालना आना चाहिए स्मार्ट वे में, मेरे लिए कौन से नॉन, कौन से वेल नॉन है। अब मोर प्रैक्टिस किस पर है, जहां पे मैं कमजोर पढ़ रहा हूँ। अब मैं जहां कमजोर पढ़ रहा हूँ, उसको आप जिस टीचर से, जहां से, जिस यूट्यूब चैनल से, वो जिसको तहां पकड़ जाते हैं, पकड़े उस टॉपिक को। लेकिन उस फोर्थ में के एग्जाम में वो टॉपिक परेशान नहीं करना चाहिए। जितना परेशान करना है अप्रैल तक कर लें, और मई में तो आप आराम से जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं इसको फोड़ के आऊंगा। इस कॉन्फिडेंस को लेके जाइए बच्चों, और 700+ मार्क्स गेन कीजिएगा। अगली स्लाइड जो है वो ये है कि अब हम लोगों को जो प्रेजेंट डे से, जो हमारी डे है फोर्थ में, उस दिन तक का टाइम प्लान बनाना है। हमारी शीट होना चाहिए, और उस शीट पर हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ऐसे करते करते 30 अप्रैल, ऐसे करते करते हैं हम लोग पहुंच गए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, है ना, यहां तक पहुंच गए। फोर्थ में तो हम एग्जाम देंगे, तो फिर हमारा तो काम वहीं होने जाएगा, है ना। मुझे अभी कंफर्म नहीं है फोर्थ। चलो बच्चों, ठीक है, बहुत सारे काम रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, कई चीजों में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए तो सुबह शाम तक काम, पढ़ाई और इसके से रिलेटेड रहता है, तो ठीक है, हम 4 अप्रैल तक पहुंचेंगे। लेकिन हमारा जो प्लानिंग है वो सेकंड मई तक ही होना चाहिए, ठीक है ना। हम सेकंड मई तक रहेंगे, क्योंकि थर्ड में हमारा रिजर्व डे है, उस दिन तो हम लोग उतना ही टच करेंगे जितना हमें करना है, और मोर नीड वाला आप लोग पर ज्यादा ध्यान देंगे उस पर, ठीक है। ये अपना जो लास्ट डे होता है ना, सब अपना अपना होता है। उस दिन कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी टीचर की प्लानिंग से काम नहीं करते उस दिन खुद की प्लानिंग से काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई करी है। हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम कैसी तैयारी करेंगे उस दिन। तो लास्ट जो 3 अप्रैल का डे है, वो 3 मई का डे है, वो आपका डे है, ठीक है ना, डिसीजन डे है वो। आप उस दिन आप खुद करेंगे। चलो भाई, आते हैं अपनी काम की बात पर। तो आपने हर डे की प्लानिंग कर ली है, वही बिल्कुल करिएगा। मुझे इस डे पर ये कंप्लीट करना है, इस डे पर ये करना है। कभी कभी क्या होगा, आपका जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी या कम हो जाएगी। आपका टारगेट था ये 4 चैप्टर और ये प्रैक्टिस मुझे करनी है, उसमें से मान लीजिए 20% नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो लोड अगले दिन ले जाइए, लेकिन अगले दिन उस लोड को फिनिश कर दीजिए। थर्ड डे उस लोड को मत ले जाइएगा, ठीक है ना। तो उस दिन अगर वो लोड ले गए, तो आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी होगी कि आपको जो 30 अप्रैल को आते आते ऐसा महसूस होगा कि यार अपन को सब आता है, गारंटेड है, आपको ये फीलिंग आ जाएगी। अब एग्जाम की तैयारी, जैसे एग्जाम आएगा आप चले जाओगे उससे फोड़ने के लिए, करेक्ट कर दोगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जब आप ऐसा कर रहे हो, तो आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हो, सबसे बेहतर चीज, केमिस्ट्री बायो के फ्लैश कार्ड आते हैं, और ये अलग अलग जगह अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन खुद के बनाए हुए ना, तो इससे बेटर कुछ नहीं होता बेटा। शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने होते हैं। दूसरों के, अगर किसी की फ्लैश कार्ड वगैरह ये यूज करोगे आप, तो ये इतना दमदार नहीं होते मामला। खुद के हैं, खुद के बनाए हुए हैं, तो वेरी गुड। अगर नहीं बनाए हुए तो घबराने की जरूरत नहीं। जो आप 30 डेज पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जो भी लिखा हुआ आपने, उनको आप तैयार करते रखें और उनको रखें। और सामने जो दीवार वगैरह है, जो वॉल वगैरह है ना, अगर वार्डन नहीं बोलते, कुछ दिक्कत नहीं है, तो वहां आराम से उसको उस पर लगा के रखें, अपनी शीट के सामने रखें उनको, और देखते रहें। एग्जामिनेशन के टाइम लास्ट डे में क्या होता है, अपन हक्का बक्का होते हैं, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी देख लूं, तो वो प्रॉब्लम कर जाता है। हमारे साथ भी ये था, पूरे कमरे में बिखरा हुआ होता था सामान, ये देख लूं, वो देख लूं, बिल्कुल शीट नहीं मिलती तो हेडेक हो जाता, वो देखी नहीं मैंने, वो देखी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब अपने सामने होना चाहिए, सामने अपने वॉल पर होना चाहिए, ठीक है ना, और सब कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अपनी हर चीज जो अपन को चाहिए वो अपन को उस टाइम वो हथियार मिलना चाहिए, है ना, जो अपन को चाहिए वो अपन को टूल मिलना चाहिए, जो अपन को चाहिए वो नोट्स अपन को उस टाइम मिलना चाहिए। तो ऐसी गड़बड़ी ना होना है। और एक बात और ध्यान रखें आप, कि आपने डेली स्टडी चार्ट बना लिया है टाइम टेबल के हिसाब से, शॉर्ट नोट्स आपके पास है, जिसके नहीं है घबराइए मत, जिसके चाहिए उसके होना चाहिए। आरे मार रट्टा मारो, रट्टा की जो स्लाइड है, जिनको रट्टा मारना है, कोई बोटनिकल नेम है,
कोई बोन्स का संख्या है, कोई बोन का नंबर है, कोई केमिस्ट्री के अंदर कोई अलग चीज है, कोई फिजिक्स के अंदर है जिसको आपको याद करना है, आपको याद नहीं हो रही, जो आपको याद नहीं हो रही वो चीजों को आप सामने रखिए आरएमआर में। जो याद है उसके लिए आरएमआर के लिए क्या जरूरत है आपको, रट्टा मारो रट्टा के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, वेरी करना है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा ये सोच में कि मुझे कौन कौन सी चीजें आरएमआर करनी जो मुझे रास्ते में जाते समय लगाएंगी कि यार वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो तो मेरा रह गया, मुझे तो याद ही नहीं है वो। क्योंकि लास्ट टाइम साइकोलॉजिकल गेम चलता है आपके साथ, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं। आपको 4 अप्रैल अगर अगर आप 3 अप्रैल 3 मई को अगर आप ऐसे रहेंगे बिल्कुल बिंदास, है ना, और आपके दिमाग में यही पढ़ लूं यही पढ़ लूं, तो आप आराम से 4 जो मई का एग्जाम है बहुत शानदार देंगे बच्चों, है ना। इसलिए ये चीजें ध्यान रखना, जब मई आ जाए उस टाइम में घबराना नहीं है अपन लोगों को। तो ये आपकी अगली प्लानिंग है। ये प्लानिंग होने के बाद अब हमारा लास्ट काम हो गया। अब हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं और उनकी ऑर्डर देख लेते हैं कैसे पढ़ाई करनी है। देखो ये ऑर्डर मेरे अकॉर्डिंग तो है, लेकिन जो मुझे बच्चों को देख के लगता है कि बच्चों को इस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, उसी ऑर्डर के हिसाब से मैंने ये आप लोगों को दिया है। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले उठाइए आप सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसको इतने अच्छा कर लीजिए कि आपको हर एक का डिस्कवरी, हर एक का आप लोगों को फंक्शन और स्ट्रक्चर का कोई पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। सबसे आसान चैप्टर, और इसको आप पहले फिनिश कीजिए। और ये कितने बच्चों ने जिसने कर लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट 30 डे में आप प्लानिंग करें, ये होना चाहिए। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी आप लोगों की प्लांट और एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर भी कम कर दिए गए, अब तो सिलेबस रिडक्शन हो चुका है। तो उसमें आप लोग देखिए कि प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन को एक साथ देखकर पढ़ें, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन सारे पीजीआर मालूम होना, टिप्स से मालूम होना चाहिए, कोई का फंक्शन उधर से उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन उधर से उधर नहीं होना चाहिए कि साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड का उधर से उधर जा रहा है, किसी का फंक्शन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एपिकोडोमिनेंस मालूम है, कौन मेल फीमेल प्लांट बनाता है, सेक्स, तो ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। तो उधर से उधर नहीं जाना चाहिए, सारे हार्मोन आरएमआर हो जाना चाहिए ढंग से, जहां जहां करना है। ह्यूमन वाला जो फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है काफी बड़ा है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूट्रल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखिए हमेशा ध्यान रखिए, हार्मोन में भी यही एनिमल हार्मोन ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका वो जो हार्मोन दे रखे है उससे ऊपर मत जाइएगा। किसी कोचिंग की शीट्स में मिच्छा, एक बार मुझे भी कोचिंग की बात याद है, कोचिंग की शीट्स में कई बार मैटर बिखरा हुआ होता है, बिखरा हुआ, और वो शीट्स ओनली आपको उलझाने के लिए होती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कोचिंग की शीट जो बिल्कुल मैटर से बाहर जाती है, आज भी वो उसी मैटर को बना रहे हैं जो आज 10 साल पहले बनाते थे वो, और आज क्यों नहीं हटाते शीट से मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बिखरे मैटर को मत देखिएगा, आपको बस केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो जो बुक में दे रखा है, हर ग्लैंड और उसके हार्मोन और उनका ओरिजिन और उनकी पोजीशन याद रहना चाहिए। कौन सी ग्लैंड कहाँ पोजीशन है उसकी, उसका डायग्राम क्या है, और उसके हार्मोन कौन से हैं, और उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज वगैरह है, वो याद रहना चाहिए बच्चों। यहाँ पर मिस्टेक मत नहीं होना चाहिए। कई ऐसे हार्मोन है जो आप लोगों को जो होते हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं। थायराइड ग्लैंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 ग्लैंड ऐसे इनके फंक्शन क्या करते हैं, वो आपस में उलझ जाता है बच्चा कि इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, तो ये क्लियर रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो देखो ब्रीथिंग वगैरह चैप्टर ऐसे हैं, एक बार अगर आप क्योंकि डॉक्टर बनने वाले हैं तो ये चैप्टर तो आपके दिमाग में वैसे ही जम गए होंगे, है ना। अब इतनी लंबे में लेक्चर को ले जाना चाहता है, इसलिए मुझे यहीं से आगे बढ़ना होगा। तो आपका ऑर्डर कौन सा हो गया, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, ह्यूमन और प्लांट। ठीक है, देन आप लोग ध्यान देंगे किस पर, रिप्रोडक्शन, जो अपना 12th का चैप्टर यूनिट फर्स्ट है। इसमें आप लोगों को जनरल लिविंग वाला रिप्रोडक्शन छोड़ गया, 3 चैप्टर बचे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोविंग प्लांट, और एक क्या है हम लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वो अपन का तैयार रहना चाहिए। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आप दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। ये कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ने मत देना, ये आपको बहुत तैयार करेगा। उस टाइम पर कंसेप्चुअल स्टडी को आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ये मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, जिसका जिस बच्चे का ये कंसेप्चुअल है वो अच्छा है, यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग यहीं से कंफ्यूजन होंगे। तो ये दोनों चैप्टर आपका अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और एक साथ लिंक करके पढ़ना, इन दोनों को साथ साथ पढ़ना, बहन भाई यही छोड़ना नहीं। वो उसका डायलॉग आमिर खान का है ना, साथ नहीं छोड़ना हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है, तो इन दोनों को बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। अब ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी में कई टॉपिक्स याद करने पड़ते हैं। इकोलॉजी में लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। इतने साल में देखूं 2016, 17, 15, जब जितने ही मैंने पेपर सोल्व कराए, सब में मैंने देखे लाइन टू लाइन पैटर्न ही चेंज नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर क्या है उसमें भी आपको याद ही करना है। तो ये थोड़ा सा, इसमें कई टॉपिक आरएमआर होते हैं और बहुत सारे टॉपिक याद करने कंसेप्चुअल होते हैं, बच्चे को ऐसे याद हो जाते हैं, है ना। फूड चेन, फूड वे वगैरह, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह वगैरह, है ना, ये बच्चे को याद रहता है।
ठीक है, इकोसिस्टम, बायोटिक फैक्टर, अगर बायोटिक फैक्टर, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्या सिम्बायोसिस है, म्यूचुअलिज्म है, तो ये सब, तो ये रिलेशंस मालूम होना चाहिए बच्चों को। अब इसको डीप नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मैं टॉपिक टॉपिक ही बताने के मुझे आगे बढ़ना है। अगला आपका होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा लेंथी है, और मेरी नजर में देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो होता है ना, वो बच्चों के लिए बहुत मेहनती चैप्टर है। मैं लास्ट में इसलिए डाला है इस टॉपिक को, क्योंकि देखो होता क्या है, आपको अच्छा अब टॉपिक का जो डेप्थ है उसके साथ थोड़ा टॉपिक स्लो बीच में होना चाहिए। लास्ट में एक मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है कि आप अगर स्टार्टिंग में इसको ले लिए तो बहुत लेंदी चला जाता है, वो बच्चा उलझ जाता है, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसलिए मैंने 9th और 10th पे इसको लिया। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड भी इसको ले लेता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिया है ताकि बच्चे को जब ये सारे पढ़ लेना, वो बड़े आराम से, भैया इतना कोर्स तो हो गया मेरा, अब मैं आराम से इस पर ध्यान दे सकता हूँ। अगर शुरू में इसको ले लिया ना, तो आपको बार बार ऐसा एहसास होगा, यार मैं भूल गया, मेरा एलगी वहां चला गया, मेरा बयां फिर जा रहा है, मेरा जिम्नोस्पर्म, मेरा एंजियोस्पर्म का टॉपिक वहां जुड़ गया, वो एंजियोस्पर्म ने मुझे परेशान कर रहा है। तो आपको गंदा गंदा एहसास होगा। उस गंदे गंदे एहसास से बचने के लिए आप लोगों के लिए जरूरी है। और देखो अभी मैंने इसको कंप्लीट डाल रखा है यूट्यूब पर, कंसेप्ट बिल्डर के नाम से। एक टॉपिक को मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सटीक डाला है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें। अगर आप उसको ही पढ़ लेंगे ना, तो आपके आराम से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा, प्लांट किंगडम कंप्लीट है उसमें पूरा। क्लियर? तो आप आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, प्लांट किंगडम पूरा कंप्लीट उसमें। और एनिमल क्लासिफिकेशन वाला, टैक्सोनॉमी वाला नहीं है, और बाकी सब कुछ कंप्लीट है उसमें। आगे आते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो इसमें क्या है, एक तो है अपनी मोर्फोलॉजी, और मोर्फोलॉजी में क्या होता है, आप लोगों से प्लांट के अंदर स्टेम, रूट और क्या दिया गया है, आप लोगों को लीफ के बारे में बताया गया है। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, शॉर्ट है, पहले बहुत लेंदी होता था, बहुत शॉर्ट है, आराम से तैयार कर लेंगे। एग्जांपल्स का जरूर ध्यान रखना बच्चों, वेरिएशंस का ध्यान रखना, एग्जांपल्स का ध्यान रखना, रूट्स के टाइप्स का ध्यान रखना, एडवांटेज क्या होता है, टैब रूट्स क्या होती हैं, उनके मॉडिफिकेशंस क्या क्या है, एग्जांपल्स ध्यान रखें बच्चों उसके, है ना। और उसके साथ आप लोगों को जो पर्टिकुलरली जो भी फंक्शंस दे रखे हैं वो ध्यान रखें। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, अनाटोमी दे रखी है प्लांट की, है ना, वही रूट, स्टेम, लीफ की क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है ना, क्या पर्टिकुलरली जो होता है अपने वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, मेरिस्टेमी टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अलग अलग से बार्क क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की क्या कंडीशन होती है, फेलम क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है, उनकी पोजीशन मालूम रहना चाहिए, रिंग जो मोनोकोट डाइकोट्स जो होती हैं, स्टेम्स और रूट्स, उनकी क्या कंडीशन होती है, लीफ की क्या कंडीशन होती है, तो उनकी जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो ध्यान रखें, टिश्यूज के बारे में ध्यान रखें बच्चों, है ना। एक उसके बाद आ जाता है एनिमल की अनाटोमी आ जाती है, जो जो हमारे एक ही एनिमल दे रखे हैं हम लोगों के, बाकी तो कुछ उतना है नहीं। और टिश्यूज के बारे में हमको मालूम है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज में कि भाई जो एपिथेलियम टिश्यूज है वो किस तरह से, करेक्ट टिश्यूज किस तरह से, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज किस तरह से, नर्व टिश्यूज किस तरह से, उनके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से इस ऑर्डर में पढ़ लिए तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। और इस ऑर्डर को चेंज मत करना, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट ऑर्डर है, आपके अकॉर्डिंग ही बेस्ट रहेगा बच्चों। अब जो दूसरा मैं टॉपिक जानता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट जानता हूँ, उस पर आता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। केमिस्ट्री पे आते हैं। अब देखो बड़ा अजीब सा लगता है कि बायो वाला केमिस्ट्री कैसे ले सकता है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बायो वाला और केमिस्ट्री वाला दोनों हूँ, है ना। अब कोई कुछ भी वाला हो, मैं बायो वाला भी हूँ, केमिस्ट्री वाला भी हूँ, ठीक है। अब वाला वाला पे अपन चलते हैं, और अपन ध्यान देते हैं कि भैया केमिस्ट्री का प्लान क्या है आप लोगों का। देखिए एक बच्चे के अंदर जब केमिस्ट्री का प्लान होता है, उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इनऑर्गेनिक के मुझे चैप्टर्स लेने हैं, ऑर्गेनिक के चैप्टर है, फिजिकल, ये बड़ा कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। हर बच्चे को मालूम होता है कि इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के। अभी बच्ची पढ़ती है छोटी क्लास में, पूछती पापा ये बायो के चैप्टर बांट दीजिए, केमिस्ट्री के बांट दीजिए, फिजिक्स के बांट दीजिए। वो जानती है फिर भी कंफर्म करती है मुझसे, है ना, ताकि उसका माइंडसेट बायो के हिसाब से बायो का, केमिस्ट्री के हिसाब से केमिस्ट्री का, फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स का। वैसे की वैसी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए, ऑर्गेनिक के और फिजिकल के। फिजिकल में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपकी हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आप बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री एक ही है, मैथमेटिकल माइंड काम करेगा एग्जाम के दौरान, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में अपन देखें तो अपन तो अब सिस्टमेटिक देख लेते हैं, मैंने इनको क्लासिफाइड नहीं किया। अब पढ़ना कैसे केमिस्ट्री को, और ये देखो नो सीखे तरीके से नहीं बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जिम्मेदारी से आपकी तैयारी क्यों, एक जिम्मेदार वे में एज ए टीचर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, भाई इनको ऐसे पढ़ेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, और जब आप एग्जाम देंगे ना बेनिफिट मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ आपको कवर कर लेना है कौन सा, पीडीएफ ब्लॉक, ऐसे तो है ही नहीं कोर्स में ना, पीडीएफ ब्लॉक कंप्लीट कर लीजिएगा, उनके एलिमेंट्स और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, ये सब एक साथ होना चाहिए, अपना आगे पीछे नहीं जाएंगे, अपन इसको एक साथ लेके चलेंगे। फिर उसके साथ एक और
छक्का मार दीजिएगा, 6 मार दीजिएगा, 6 कोरिलेशन कंपाउंड का। ये आपको लिंक रहेगा क्योंकि अपन जानते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में काफी आएंगे इसमें, कोरिलेशन कंपाउंड में यही तो आएंगे, मेन और कौन आएंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्लासिफिकेशन डी ब्लॉक के साथ कोरिलेशन कंपाउंड, ये कवर कीजिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों के साथ। हर एक का कोरिलेशन कंपाउंड का एपीसी नाम होना चाहिए, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आप लोगों का आयन, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, कौन कौन से अपने कोरिलेशन नंबर्स है, ये सब याद रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या होता है वो सारा मालूम हो जाए। तो वीबीटी एमओटी तो अपन ने वहीं से पकड़ लेंगे, तो यहाँ भी अपन को याद रहेगा कि भैया कौन से कलर है, कौन सा कलरलेस है, कौन मैग्नेटिक है, कौन नॉन मैग्नेटिक है, कौन एंटी मैग्नेटिक है, ये सारी मालूम होना चाहिए हम लोगों को, बनाना भी आना चाहिए, और जो तरीका है हम लोगों का निकालने का वो तरीका हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को याद है कि जो अपन बोर मैग्नेट्रॉन याद करते हैं, वन जो होता है अनपेयर्ड नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के हिसाब से 1.73, 2.74, 3 पॉइंट है ना 9, 2 और फिर 4.94, ऐसे कुछ जो नंबर है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट्स वो अंडर रूट करने का चक्कर ही नहीं है, बस अंडर रूट करें, 1 अंडर रूट 2 अंडर 3 अंडर रूट 4 के आंसर सीधे सीधे मालूम होना चाहिए। चलो भाई आते हैं अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ आप बेसिक कांसेप्ट्स इन केमिस्ट्री याद करेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। ठीक है, इस सॉल्यूशन के साथ फ्री करेंगे, या तो पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ ले और फिर सॉल्यूशन पढ़ ले, या पहले सॉल्यूशन पढ़ ले फिर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ ले, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे आप लोग। और मैं फिर बोल रहा हूँ इस तरीके से फायदा मिलेगा, है ना, इस तरीके से फायदा मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ इस क्लास को देखने के बाद कई टीचर्स इसी तरह से इसको लेंगे और उस पर 15,000 20,000 व्यू, कोई कई तो ऐसे होंगे जो कॉपी ऐसी कैसी कर लेंगे इसकी। आगे आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ मोलिकुलर स्ट्रक्चर लीजिएगा, दोनों को साथ पढ़िएगा, केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, चैप्टर एक ही है तो सॉरी, है ना, दोनों एक ही चैप्टर है ना, दोनों एक ही है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये एक साथ लीजिएगा, ये अच्छा चैप्टर है। आपको सारे मालूम होना चाहिए कौन कौन से जो होते हैं वैलेंस वैलेंस बॉन्ड है, कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन कौन से वंडरवॉल, वंडरवॉल तो आगे चल जाता है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड क्या है और क्या क्या कैसे बनता है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। वीएसई पीआर है ना, वीबीटी आपको याद होना चाहिए, इसमें जो इसका तरह का सबकी स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि ClF3 की स्ट्रक्चर क्या होती है ना, SH6 की क्या स्ट्रक्चर होती है, तो ये सब स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए आप लोगों को, कितने लोन पेयर है, कौन से बॉन्ड पेयर है, ये सबकी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बैठना चाहिए आप लोगों के साथ। आगे है केमिकल, उसके बाद हमें थर्मोडायनेमिक्स साथ लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को मैंने आपसे कई बार कहा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है इसमें, बंदा बिल्कुल पूरी तरह से, वो लूसी मूवी देखी होगी आपने, एनर्जी के बारे में कई बार बोलता हूँ, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो ऐसे खो जाता है बंदा कि भैया आत्मा का परमात्मा से मिलन मिलन हो रहा है, वैसे की वैसी, तो ऐसे ही पढ़िएगा थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी अजम्पशन करना होता है कर लेता है बच्चा, और थर्मोडायनेमिक्स के साथ इक्विलिब्रियम निपटा दीजिएगा, और उसके साथ ही केमिकल काइनेटिक्स, तीनों एक साथ जाएंगे बच्चों ये, है ना। अब इसको लंबा ही ले जाता है क्यों कैसे कब क्यों, लेकिन मैं आपसे जो बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स के साथ इक्विलिब्रियम फिर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये इस तरह से लेकर चलना, आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे और तैयारी ऐसी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, बायोमोलिक्यूल, बड़ा आसान सा है कि हम बायो में भी पढ़ते हैं, अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बस यहाँ पर क्या होता है सबकी स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह वो चीजें, स्पेसिफिकेशन, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से प्रोटीन, एसेंशियल एमिशन, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, जेनेटिक कोड वगैरह जो भी आपको मालूम होना चाहिए पूरा कंप्लीट होना चाहिए, डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। प्यूरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो अलग चीज है, इसको याद देना चाहिए। और एक लास्ट में लिखा देखो एट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स है। अब इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों एक साथ निपटाएंगे आप, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरली अपन को जानते हैं। हाइड्रोकार्बन अभी सबसे लंबा पोर्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको जितनी भी नेम रिएक्शंस है, चाहे वो कीटोन्स की हों, हेलोजेंस की हों, फिनोल्स की हों, ईथर की हों, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हों, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हों, इनकी तो हर बच्चा जानता है कि पहले मुझे नेम रिएक्शंस का ध्यान, हर एक का क्या है, हर एक की सबसे पहले तो आप लोगों को क्या देता है कि उसमें उसका फॉर्मेशन आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है कि भाई कैसे कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कैसे एमिन का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले वो दे देता है कि भाई आप कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्शियरी एमिन का, या 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का, है ना, उनकी आईयूपीएसी नाम वगैरह, कॉमन नेम जो होते हैं वो नेम आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आते तो नहीं, टेबल जो टेबल बन रही है हमारे, कभी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है फिर केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ज्यादातर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि उसमें सोल्यूबल क्यों, उसमें सोल्यूबल क्यों नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों को इसके साथ एक चीज और कि भैया आईपीएससी सबकी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? उसके साथ आइसोमेरिज्म मालूम, इसके साथ क्या मालूम होना चाहिए आप लोगों को, इसके साथ ये मालूम होना जाना चाहिए कि भैया कौन से तरह की आइसोमेरिज्म होती है। वो सारी आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाना चाहिए अपने सामने। वो एग्जाम के समय समावेता बोलते हैं हिंदी में, हाँ? वो आइसोमेरिज्म का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों, ठीक है? अब उसके बाद बचता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में सारी नेम रिएक्शंस आपको टेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है? एल्डोल संघनन है, एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शंस है, केनिजारो है, ठीक है? सारी जो नेम रिएक्शन होती है कोई सी बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे टेस्ट पे क्लियर होना चाहिए। और जितने भी कंपाउंड होते हैं कि भैया जो होता है कंसंट्रेटेड एस्टर से क्या बनता है, जो डायलोड एस्टर से क्या बनता है, तो सब चीजें आपको क्लियर टेस्ट पे याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये अगर मालूम होंगे तो ये तो अपने आप में बहुत जान है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है जिसके लास्ट में हमको दे रखा है, उसे कवर करेंगे आप। इस तरह से अगर आप केमिस्ट्री में चलते हैं, देखो मैंने बहुत सोच समझ कर जिम्मेदारी से इन टॉपिक्स को आगे पीछे लिखा है। हो सकता है किसी बच्चे को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग करना पड़े, लेकिन मेरे तो लिए में ये है कि हर बच्चा इसको फॉलो करता है तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी और जो 700 मार्क्स का उसका जो टारगेट है प्लस वो आराम से आएंगे, ठीक है बच्चों? अब फिजिक्स में तो मैं कुछ आपको कह नहीं सकता, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक कंप्लीट है। मैंने 1-2 नंबर जिनको दिया अपने हिसाब से दिया है, ठीक है? तो ये अपना काम कंप्लीट है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप फॉलो करेंगे कि भैया मुझे ये क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। आप फॉलो करेंगे कि मैंने वेल नोन नोन और मोर नीड जो है प्रैक्टिस किस पे जरूरत है, उसके बाद आप लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से थर्ड सेकंड जो में है वहां तक का आप लोग डिसाइड कर लेंगे। थर्ड आपके लिए रिजर्व डे है और फोर्थ तो आप लोगों का फाइनल डे है इसे, ठीक है? उसके बाद आपके बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स की ऑर्डर मालूम होना चाहिए आप लोगों को और उसके बाद केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए अच्छी रहेगी। बहुत ध्यान से सुनना, जहां जहां स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और तैयारी वैसे ही करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हैंड बचना नहीं चाहिए। फिजिक्स में किसी भी लेवल पर कोई सा भी न्यूमेरिकल की इतना ज्यादा हवा नहीं बनाना है, जो नहीं आता है उसमें उलझना नहीं, जो आते हैं उनको सारे कर लेना है। और मुझे उम्मीद है यार दीदी तैयारी अच्छी आप कर रहे हो, आप लोग कर लोगे एग्जाम के दिन। किसी बच्चे की अगर फिजिकल पोर्शन कमजोर है तो वो मत उलझना उस पर, ठीक है? और अपनी कैटेगरी का स्पेशली ध्यान रखना कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से आगे चल जाए, इतनी माइनस मत कर देना क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर तो वो इजी आया था बेटा। अब इस साल अच्छा कोई ऐसा यूट्यूब में कोई बोल देना इस साल बहुत हार्ड आने वाला है पेन पेपर में, सुनना मत फालतू बातें। ये हार्ड वर्ड क्या होता है, साइकोलॉजिकली स्ट्रोक करता है अपने दिमाग में जाकर और हमें डर लगता है। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, आज तक कभी कोई पेपर हार्ड नहीं आता, आपके लेवल का आता है, आप सोल्व कर सकते हो उसको। और वैसे भी डॉक्टर बनने वाले हो, थोड़ी थोड़ी चीजें तो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, ठीक है? मेरे आपको बहुत सारा आशीर्वाद और अभी 30 डेज है, मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें मोटिवेट करने के लिए डालता रहूंगा, ठीक है? तो जड़े जुड़े रहिए मेरे साथ, लगे रहिए और नेट 2025 को अपन क्रैक करेंगे, ठीक है बच्चों? गुड डे एंड गुड बाय।